एक ही छत के नीचे मेरे 5 पति। होशियारपुर की सच्ची घटना। रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं आज आप लोगों को एक बेबस लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ बहुत ही ज़्यादा थे, जिसको सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम रजनी है। मेरे परिवार में मेरी माँ और मैं थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता कई सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी जो काफ़ी अच्छा काम करती थी। उनकी सैलरी से हमारा घर खर्च चलता था, जबकि मेरी माँ घर में ट्यूशन भी देती थी। मैं उस समय पढ़ रही थी, इसलिए मेरी माँ ने घर में काम करने के लिए एक लड़की को रख लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और घर के सारे काम किया करती थी। मेरी माँ के पास इतना समय नहीं था कि वो घर के काम करती, और मुझे मेरी माँ ने बहुत लाड से पाला था। मैं शादी से पहले अपने घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। जब मैं जवान हुई तो मेरी माँ ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे पति एक अच्छी जॉब करते थे, लेकिन कुछ समय बाद घर में परेशानियां आती चली गई और मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए। हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। आज मेरे पति काम से वापस आए तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हारी शादी में बहुत नाच रही थी, और बहुत प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी जो तुम्हारे घर में काम किया करती थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने कहा, अच्छा, आप निधि की बात कर रहे हो जो हमारे घर में काम किया करती थी? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे पति ने कहा, हाँ वही। मैंने आज तुम्हारी दोस्त को बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो तो हमारे घर में भी नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी मम्मी के घर के हालात तो मेरे अपने घर से भी ज़्यादा अच्छे थे। आखिर मेरी मम्मी जॉब किया करती थी और उनकी बहुत अच्छी सैलरी भी थी। वो वहाँ पर बर्तन धोने के लिए आई थी। निधि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने अपने पति से कहा कि निधि का गाड़ी से क्या ताल्लुक? वो हमारे घर में तो नौकरानी बनकर रहा करती थी। आजकल तो इतनी महंगाई है और आप कह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो उसे बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई। मेरे पति ने बताया कि शायद वो इसी मोहल्ले में रहती है। मैंने सोचा कि उसने अपना घर बदल लिया होगा। वो शादी से पहले मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, क्योंकि वो बचपन से ही हमारे घर में साफ सफाई करने आई थी। धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती चली गई, उसे घर के सारे कामकाज अच्छे से करने आ गए और मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। मुझे पता था कि वो हमारे घर में नौकरानी का काम करती है, इसलिए कभी कभी मैं उसे अपनी पुरानी चीज़ भी दे दिया करती थी, और कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड आता था। मैं उसको कभी कभी अपने घमंड में आकर ये भी कह दिया करती थी कि मैंने तुम्हें ये चीज़ दी है, वो चीज़ दी है। अपनी दी हुई चीज़ों को कभी भी मुंह पर नहीं लाना चाहिए। शायद इसी बात की मुझे सज़ा मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा उससे बात करके तो देखूं और पूछूं कि उसके हालात इतने कैसे बदल गए। लेकिन जब मैं उसके मोहल्ले में गई और मैंने पूछा कि निधि का घर कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो निधि जो लोगों के घरों में काम किया करती है। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि अगर वो बड़ी गाड़ी में फिरती है तो वो अभी भी लोगों के घरों में काम करने क्यों जाती है, या फिर शायद बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के घरों में काम करती होगी। लेकिन जितने भी अमीर घरों में काम कर लो, आपको कोई इतने पैसे तो नहीं देता कि आप उससे अपनी बड़ी सी गाड़ी खरीद सको। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई थी, ये जानकर कि लोगों के घरों में काम करने वाली लड़की के पास गाड़ी भी है। और मेरा पति जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती। हमारे खर्च तक पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे और चारों बच्चों के बहुत खर्च थे। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं थी। पर मैंने उसका घर देख लिया था। जिस औरत से मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने मुझे कहा कि वो बड़ी अजीब सी लड़की है। आपकी क्या लगती है? क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हो या उनकी कोई दोस्त हो? उसने मुझे जिस तरह से देखा था, अगर मैं उससे कहती कि हाँ मैं उसकी रिश्तेदार हूँ, तो
तो वो कहती, फिर तो आप भी बड़ी अजीब हो। फिलहाल मैंने उससे कहा कि वो मेरी दोस्त है और बचपन से ही हमारे घर में काम किया करती थी, मैं उसको जानती हूँ। उसने कहा कि हाँ, वो काम तो करती है लोगों के घरों में, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब सी है। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं, न जाने वो कहाँ से इतने पैसे कमा के लाती है। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो लोगों के घरों में काम करती है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी दोस्त लोगों के घरों से चोरियां करती है, तभी तो उसके पास इतने पैसे आ गए हैं। मैंने कहा कि आपको किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी पता नहीं था कि निधि आखिर क्या करती है और क्या नहीं करती। वो मेरी दोस्त थी, इसलिए मेरा इतना हक तो बनता था कि अगर कोई मेरी दोस्त की बुराई कर रहा है तो उसको मैं ये बता सकूं कि आप उसकी बुराई करके गलत कर रही हो। आप उसकी बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मैं 2 दिन के बाद फिर से उसके घर गई। इस बार तो वो मुझे मिल ही गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैंने कहा कि बस आ ही गई तुम्हारी याद। अब तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? वो मुझसे बहुत मुस्कुराकर कहने लगी। मैंने उससे कहा कि क्या बताऊँ यार, बस बच्चों में घिर कर रह गई हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे, इसलिए हमेशा उनमें बिजी रहती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आई हूँ। आज मेरे पति की छुट्टी थी, इसलिए बच्चों को उनके पास छोड़कर आई हूँ। कहीं लेकर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए बच्चों को घर ही छोड़कर आई हूँ और सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। उसने कहा कि अब अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो मैं हैरान रह गई कि उसके घर के हालात तो मेरे घर के हालात से भी बहुत अच्छे थे। उसके घर में एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी और एक एसी भी लगा हुआ था। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? मैं तो तुम्हारा घर देखकर हैरान ही रह गई हूँ। और मैंने सुना है कि तुम अभी भी लोगों के घरों में काम करती हो। मैं बहुत सोच समझकर बोल रही थी कि कहीं निधि को मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए। कहीं वो ये सोचने लगे कि ये मेरी दोस्त होते हुए भी मेरे ऐशो आराम से जल रही है या फिर खुश नहीं है। कहीं वो ये सोचने लगे कि तुम तो नौकरानी हो और तुम लोगों के घरों में काम करती हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया कि तुम्हारे घर में हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने बस इतना कहा कि तुम काम तो अभी भी नौकरानी का ही करती हो ना, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? या फिर तुम किसी बहुत अमीर घर में नौकरी करती हो? तब उसने अपनी कहानी सुनाई और ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरान ही रह गई। वो कहने लगी कि मैं एक ही घर में काम करती हूँ और मैंने अपनी कमाई से ही ये सब कुछ किया है। निधि मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, मैं उनको अपनी माँ की तरह ही समझती थी। उन्होंने भी मुझे हमेशा बेटी जितना ही प्यार दिया। जब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके बाद तुम तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई थी, पर मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था। तुम्हें तो पता है मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं बस इसी तरह से लोगों के घरों में काम करती रही और फिर मुझे एक बहुत ही अमीर घर में काम करने के लिए नौकरी मिल गई। वो एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर 5 भाई रहते हैं और उनकी माँ भी है। पिता उनके काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए पूरे घर में माँ की ही हुकूमत चलती है और उन्होंने ही अपने बेटों की शादी भी अपनी मर्जी से करवाई थी। और सबसे अजीब तो ये है कि 5 भाइयों के पास अभी तक कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी शादियाँ अपनी बहन की 5 बेटियों से करवा दी। जिन मैडम के घर में मैं काम करती हूँ, उनकी बड़ी बहन की ख्वाहिश थी कि वो अपनी 5 बेटियों की शादी अपनी छोटी बहन के बेटों से कर दे। वो लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि 5 बहुएं बहुत पढ़ी लिखी है। इसलिए उन्होंने अपनी बहन का कहा नहीं टाला और अपनी बहन की बेटियों को अपनी बहू बना लिया। और तुम अभी उनके बेटों की पत्नियों को देखोगी तो तुम हैरान रह जाओगी। उनके 5 लड़के देखने में बहुत स्मार्ट है और वो 5 बहनें जो उनकी पत्नियां हैं वो तो बहुत ही काली है, जिनको देखने का भी दिल न करे। मैंने उससे कहा कि ऐसा भी होता है? वो मुझसे कहने लगी, हाँ होता है। बड़ी मैडम ने अपनी बहन को ज़ुबान दी थी और उनके ख़ानदान में ज़ुबान को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन के 5 बेटियों को अपने घर की बहू बना लिया। और वो 5 ही ना किसी काम की है और ना ही किसी को खाना बनाना आता है।
और ना ही किसी के अंदर कोई अकल है। पढ़ी लिखी तो सब है और डिग्री अभी सबके पास है, लेकिन आता जाता किसी को कुछ भी नहीं है। मैंने निधि से कहा कि निधि, क्या वो लोग तुम्हें ज़्यादा पैसे देते हैं? उसने मुझसे कहा कि हाँ, वो लोग मुझे 40,000 महीना देते हैं। उनका घर बहुत बड़ा है, इसलिए उस घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने बड़े घर का काम करने के लिए हर कोई नौकरानी राजी नहीं होती। तो मैंने उससे कहा कि तुम 40,000 महीना कमाती हो, तुमने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? मुझे अभी भी निधि की बात समझ में नहीं आ रही थी। निधि मुझे कहने लगी, क्या तुम मेरा राज जानने के लिए ही यहाँ आई हो? मैंने कहा हाँ, मुझे भी तो बताओ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। फिर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने उसको बताया कि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। वो ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के फ़ायदे तो होते ही हैं। फिर भी हमारा घर ठीक से नहीं चलता, बहुत तंगी के बाद गुजारा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों का खर्च भी पूरा नहीं होता। एक तरफ बच्चों का खाना पीना और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई की चिंता लगी रहती है। स्कूल ट्यूशन की फ़ीस में भी काफ़ी दिक्कत आती है। ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही और ज़िंदगी में कोई सुकून भी नहीं है। निधि मुझसे कहने लगी, जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी और सुकून भी। मैंने उससे कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, पहले इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो मुझे एक कमरे में ले गई, शायद वो उसका बेडरूम था। बेडरूम में भी बहुत अच्छा और महंगे वाला फर्नीचर पड़ा हुआ था और उधर भी एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी और एक तरफ बहुत बड़े और खूबसूरत सोफे पड़े हुए थे। कमरे की डेकोरेशन कमरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी और उसके घर में हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। मैं उसके कमरे को और पूरे घर को देखकर काफ़ी खुश हुई। उसके कमरे में हर तरह की कीमती चीज़ मौजूद थी। शायद उसको ऐसी चीज़ों का शौक़ था और उसके पास बहुत सारा मेकअप का सामान था, जिसको देखकर मैं हैरान रह गई थी। जो लड़की कभी मेरे पहने हुए कपड़ों को पहनती थी और जो मेरा इस्तेमाल किया हुआ मेकअप लगाती थी, आज उसके पास इतना बहुत सारा मेकअप देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। अभी भी उसने मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए और मेरे 4 बच्चे भी हो गए। उसको 7 साल बाद देखने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी पहले की जैसे ही है। जब औरत माँ बनती है और गृहस्थी में पड़ जाती है, तभी उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, वरना जिन औरतों को घर गृहस्थी की टेंशन नहीं होती, उन पर शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक एल्बम उठाकर लेकर आई और कहने लगी कि तुम इसको देखो, फिर मैं तुम्हें बाकी की बात बताऊंगी। जब मैंने एल्बम खोलते ही उस एल्बम के पहली फ़ोटो को देखा तो मेरी कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उस फोटो में उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो तो बहुत उम्रदराज आदमी लग रहा था। मैंने निधि से कहा, निधि, तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब तुम्हारे पति कहाँ हैं? हो सकता है काम पर गए होंगे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। लेकिन जब मैंने आगे की एल्बम खोली तो उसको देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दूसरी तस्वीर में भी निधि खड़ी हुई थी और उसके साथ में जो आदमी खड़ा था वो कोई और था। इसी तरह जब मैंने आगे एक और तस्वीर देखी तो उसमें भी निधि के साथ कोई तीसरा आदमी खड़ा हुआ था। उसके बाद जब मैंने और 2 तस्वीरों को देखा तो उसमें भी निधि के साथ कोई और लड़के खड़े थे। वो बहुत कम उम्र के लड़के लग रहे थे। उन 5 आदमियों के साथ एक ही लड़की खड़ी हुई थी और वो थी निधि। मैंने निधि से कहा, निधि, ये सब कुछ क्या है? मैं बुरी तरह से हैरान हो गई थी क्योंकि निधि मेरी बात पर हंस रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम हंस क्यों रही हो? मैंने उससे कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस हरकत पर हंसूं या तुमसे कोई और सवाल करूं। बताओ मैं क्या करूं? ये कैसे हो सकता है? तुम एक साथ 5 लोगों से कैसे शादी कर सकती हो? उसने मुझसे कहा, दुनिया में 2 ही लोग कामयाब होते हैं, जो पहले से ही खानदानी अमीर होते हैं या फिर वो जो अपनी चालाकी से अपना काम निकालते हैं। फिर मैंने कहा, तुम बातों को कितना घुमा रही हो? जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बता दो ताकि मैं समझ सकूं ये सब कुछ क्या है। आखिर तुमने एक ही वक्त में 5 लोगों से कैसे शादी की है?
ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन निधि तो सस्पेंस पर सस्पेंस क्रिएट किए जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई हो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, खाते खाते तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ बता दो जल्दी से, और सब्र नहीं हो रहा। मेरी इस बात पर वो हंसने लगी और किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई और खाने का सामान लेकर आई तो वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो चाय के साथ काफ़ी सारी वैरायटीज़ का नाश्ता भी लेकर आई थी। पिज़्ज़ा, नमकीन, बिस्किट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और न जाने कितनी तरह के आइटम्स वो लेकर आई थी। मैंने उससे कहा ये सब कुछ क्या है, मैं इतना सब कुछ तो खा नहीं सकती। तो वो कहने लगी कि जितना खाया जाए खा लो, बल्कि तुम जी भर के खा लो। आखिर तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो, पता नहीं अब तुम दोबारा कभी मेरे घर आओगे भी या नहीं। और खाते खाते मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है बताओ। मैंने खाना शुरू किया और उसकी तरफ देखने लगी। तब उसने मुझे बताया कि ये जो 5 आदमी तुम देख रही हो ना, मैंने इन 5 के साथ सच में शादी कर रखी है और इस बात को पूरे 5 महीने हो चुके हैं। उनकी पत्नियों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और इनको आपस में भी इस बात का नहीं पता कि मैंने इन सब के साथ शादी की हुई है। ये सब समझते हैं कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ। इनको इनकी पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ शादी बच्चे पैदा करने के लिए ही की है। मैंने इन 5 को बड़ी मुश्किल से पटाया है। तुम्हें तो पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कोई भी आसानी से ही मेरे ऊपर फिदा हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा डरते हैं और मुझे इन सबको अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इतनी मेहनत की है कि तुम तो सोच भी नहीं सकती हो। किसी को मेरी खूबसूरती पसंद थी तो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया, और किसी को बच्चों का शौक था तो उसको बच्चों का लालच देकर बड़ी मुश्किल से फंसाया और समझाया कि बच्चों से ही तो ज़िंदगी होती है, बच्चों के बगैर तो अपने ख़ानदान का नाम ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो मेरी खूबसूरती पर फिदा होता था उसके आगे तैयार होकर घूमती फिरती थी। और इनमें से ही तीसरे नंबर वाला तो बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझसे कहा कि शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा भी हो जाएगा और मैं बच्चा लेकर तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ बच्चा चाहिए था। और उसने कहा कि उस बच्चे को मेरी पत्नी अपना लेगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। चौथे और 5वें नंबर वाला जिसकी जवानी की शुरुआत हुई थी वो तो मुझ पर पहले से ही फिदा थे। और मज़े की बात तो ये है कि वो 5 एक ही घर में रहते हैं और 5 सगे भाई हैं। और मैंने इन 5 से ही शादी कर ली और ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी। जिसको बच्चा चाहिए था उसको बच्चा दे दिया जाता और जिसको मैं खूबसूरत लगती थी वो अपनी हवस पूरी करना चाहता था। और जो चौथे और 5वें नंबर वाले भाई थे वो तो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहते। वो तो अपना दिल हार बैठे हैं मुझ पर। कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर निधि हंसने लगी। मैंने निधि से कहा, निधि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, ये तो गलत बात है ना? या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। एक औरत एक ही समय में 5-5 मर्दों को कैसे फंसा सकती है? वो मुझसे कहने लगी कि मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि क्या इन 5 भाइयों को आपस में नहीं पता कि तुम एक ही लड़की हो? उसने मुझसे कहा कि अभी तक तो इन 5 में से एक को भी इस बारे में नहीं पता है। मैंने उससे कहा तुम ये सब कुछ करके क्या करोगी? वो मुझसे कहने लगी, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, तुम मेरी पूरी बात सुनोगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सोचने लगी कि आखिर पूरी बात क्या हो सकती है, आखिर ये सबका क्या मतलब हो सकता है। ये औरत जो कुछ भी कर रही है वो पूरी तरीके से गलत था और किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। आखिर ये मुझे आगे क्या बताने वाली है? इससे पहले कि वो मुझे पूरी बात बताती उसको किसी की कॉल आ गई और वो उससे बातें करने में बिज़ी हो गई। उसे बातें करते हुए 1 घंटा हो गया था। मैं बोर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। मुझे अब घर वापस भी जाना था क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। जब उसने फ़ोन रख दिया तो मैंने उससे कहा कि अब मुझे जाना होगा। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी पूरी बात तो सुनकर जाओ। मैंने निधि से कहा कि मैं फिर कभी सुन लूँगी, मेरे पति बहुत गुस्सा करेंगे।
मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी मैं उनके पास बच्चों को छोड़कर आई हूँ। बच्चे उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होंगे। मैं दोबारा आऊँगी। निधि मुझसे कहने लगी, चलो, जब तुम दोबारा आओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने उससे कहा, क्या मतलब है? अगर तुम मुझे दुआ दे रही हो तो सच्चे दिल से मुझे दुआ देना और मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। निधि कहने लगी, नहीं, मुझे तुमसे कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और अब तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी बुरी नहीं होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी ये बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और बाय बोलकर अपने घर आ गई। घर आई तो मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुझे अपने पति को नहीं बताना चाहिए था। उसने ये सुनते ही मुझे बहुत डांट लगाई और कहने लगे कि तुम्हारी दोस्त ऐसी है तो तुम उसके घर अब दोबारा कभी नहीं जाओगी। पता नहीं कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी पकड़ लेंगे। दुनिया में ऐसी भी औरतें होती है। और कहने लगे कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उन पांचों भाइयों की माँ को जाकर बता दो कि वो एक लड़की ने तुम्हारे पांचों बेटों को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरे पति तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अपने पति को कभी अपने जानने वालों के बारे में मत बताना। सच्चाई जानने के बाद तुम तो शायद उनको माफ़ कर दोगी, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और हमेशा तुम्हें उन्हीं लोगों के ताने देता रहेगा। आज मुझे अपनी माँ की ये कही हुई बात याद आ रही थी। मुझे अपने पति को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। मामला रफा दफा करने के लिए मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसकी बात वहाँ जाकर बताएं। बस मैं कभी अब दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगी। मेरे पति कहने लगे कि हाँ ठीक है, बस अपना घर संभालो और अपने बच्चों को संभालो। मैं अपने पति से तो नहीं कह पाई, लेकिन अपने मन में सोच रही थी कि मुझे निधि के घर दोबारा जाना होगा। मैं उसके घर दोबारा जाना चाहती थी क्योंकि मैंने अभी निधि से पूरी बात नहीं सुनी थी। मैं अभी उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहती थी और उसने मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी, इसलिए मैं ज़रूर निधि के घर दोबारा जाना चाहती थी। पर मुझे अब उसके घर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पहले तो मैं अपने पति के पास बच्चों को छोड़कर चली गई थी। अब मुझे उनसे छुपकर जाना पड़ता, इसलिए मेरे लिए अब उसके घर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर मैं हिम्मत करके अपने बच्चों को निधि के घर लेकर गई। अपने बच्चों से तो मैं आधे रास्ते ही तंग आ गई थी। वो मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मेरे बच्चे बहुत चंचल थे, कभी दुकान को देखकर कोई चीज़ मांगते। वो बेचारे भी क्या करते, उनको भूख लगी हुई थी। घर में खाने के अलावा उनके लिए और कोई चीज़ ही नहीं होती थी, इसलिए वो बाहर की चीज़ों को देखकर मुझे उनको लेने की जिद किया करते थे और मैं चीज़ खरीद ही नहीं पाती थी। बच्चे कभी जूस, बिस्किट, इन सब चीज़ों की जिद किया करते थे, लेकिन हमारा गुजारा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो पाता था। जैसे तैसे करके मैं उसके घर तक पहुंच गई थी। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत मुझे कहने लगी, निधि तो घर पर ही नहीं है, वो तो कहीं पर चली गई है और अपना थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ से ले गई है। मुझे उस औरत की बात सुनकर निधि पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से उसके घर तक पहुँची थी और वो मुझे यहाँ पर मिल भी नहीं पाई। मैं वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी उस औरत ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि आपका नाम रजनी है ना? मैंने कहा, हाँ, मैं रजनी ही हूँ। वो औरत कहने लगी कि निधि आपके लिए एक लेटर देकर गई है और मुझसे कहकर गई थी कि एक रजनी नाम की लड़की मुझसे मिलने आएगी तो उसे ये लेटर देना। मैंने उसके हाथ से वो लेटर ले लिया, शायद उसमें कुछ लिखा हुआ था। मैं घर चली गई। जब मैंने वो लेटर खोलकर देखा तो उसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी। फिर मैंने उस नंबर पर कॉल किया। वो निधि बोल रही थी। मैंने निधि से कहा, मैं रजनी बोल रही हूँ। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारी कॉल का 1 हफ्ते से इंतज़ार कर रही हूँ। ये लेटर मैं तुम्हारे लिए 1 हफ्ते पहले से छोड़कर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत दिनों में कॉल किया। मैंने कहा, यार, मुझे आने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें तो पता है ना मेरे बच्चे कितने परेशान करते हैं। और ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई हो? निधि मुझसे कहने लगी कि मैं वहीं चली गई हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहती थी।
मैं अब वहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। उसने मुझसे कहा, लेकिन तुम मेरे घर जाओ और वहाँ पर मेरे गेट पर एक छोटी सी विंडो है, उस विंडो को खोलना। उसमें मैंने घर की चाबी रखी हुई है। वो पूरा घर और उस घर पर रखी हुई हर चीज़, वो सब कुछ अब तुम्हारा हो गया है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा, तुम ये क्या कह रही हो? कैसे पागलपन वाली बातें कर रही हो? निधि मुझसे कहने लगी, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। तुम जानती हो, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, जबकि हम दोनों का बचपन भी साथ ही गुजरा है। हम दोनों साथ ही जवान हुए। मेरा बचपन से ही कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी बहन और तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानती हूँ। तुम ही मेरा परिवार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ। अब मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही हो? तो वो मुझसे कहने लगी, अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जब मेरे पति घर आए तो मैंने उसको ये सारी बातें बताई। पहले तो उन्होंने मुझे खूब सारी डांट लगाई, क्योंकि मैं उनके मना करने के बावजूद भी उसके घर दोबारा से चली गई थी। और वो कहने लगे कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें पागल बना रही है और तुम्हें फंसाना चाहती है, ताकि तुम उसके घर में जाओ और जिन लोगों को वो धोखा दे रही थी वो लोग तुम्हें पकड़ ले और तुम्हारे बच्चों को भी पकड़ ले और साथ ही मुझे भी जेल भिजवा दे। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता कि अपना इतना बड़ा और आलीशान घर किसी के नाम कर दे, वो भी फ्री में। और अब तुम कान खोलकर सुन लो। अब तो तुम अपने दोस्त के घर चली गई हो, लेकिन अब दोबारा से अपने दोस्त के घर मत जाना। मैं तुम्हें अब उसके घर नहीं जाने दूंगा। मेरे पति ने अब मुझे सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन मैं अब की बार फिर से उसके घर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस बार मुझे अपने पति से और भी ज़्यादा सतर्क होकर वहां जाना था, क्योंकि वो मुझे बहुत सख्ती से मना कर चुके थे। लेकिन फिर भी मेरे पति के घर से बाहर निकलते ही बच्चों को लेकर निधि के घर जाने के लिए निकल गई। जब मैं उसके घर गई तो उसके गेट की विंडो खोली, जिसके बारे में उसने मुझे फ़ोन पर बताया था, तो खोलते ही उसमें सच में ही चाबी रखी हुई थी। उस चाबी से मैंने घर का दरवाज़ा खोला। घर का सामान वैसे ही मौजूद था, सिर्फ निधि का अपना सामान नहीं था, जैसे कपड़े, जूते वगैरह। बाकी टीवी, बेड, एसी सब कुछ वही का वही लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब मैं बेडरूम में गई तो वहाँ भी सारा का सारा सामान मौजूद था। निधि ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि अब ये घर तुम्हारा है, और जबकि घर की चाबी भी मेरे पास थी। तभी मुझे आइडिया आया कि मुझे इस वक्त अपने पति को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। मैंने अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया और दोबारा से उस नंबर पर निधि को फ़ोन मिलाया और मैंने निधि से कहा कि तुमने यह सब कुछ मेरे लिए क्यों किया है। जो बात उसने मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि ये घर अब तुम्हारा हो चुका है, और ये बात सच थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। न जाने ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो गया। मेरे पति ने पूछताछ की तो पता चला कि जो लोग यहाँ इस घर में रहते थे वो अपना मकान बेचकर यहाँ से चले गए, और ये घर भी उनका अपना ही था, और ये घर अब मेरा हो चुका था। जब मैं निधि के बेडरूम में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बेड पर घर के कागजात भी रखे हुए थे, और ये घर मेरे नाम हो चुका था। मेरे पति इस कदर हैरान रह गए थे कि उनकी तो जुबानानी बंद हो गई थी। उन्होंने निधि को बहुत बुरा भला कहा था और उसके खिलाफ बहुत बातें भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी दोस्त किसी दिन तुम्हें फंसवा देगी, वो बहुत बहुत खराब लड़की है। लेकिन अब मेरे पति का सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि मेरे अपने घर में तो सिवाय बेड के कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सब कुछ मिल गया था। निधि ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं अब तुमसे दोबारा फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना नंबर बंद करने वाली हूँ और आखिरी बार तुमसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ। उसने अब मुझे सारी सच्चाई बताई। वो कहने लगी कि मैंने उन 5 भाइयों से शादी नहीं की थी, बल्कि उन 5 को बेवकूफ़ बनाकर वो तस्वीर खिंचवाई थी। उसने बताया कि मैंने उस फ़ोटोज़ के लिए बहुत मेहनत की थी और वो सब कुछ झूठ था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती, अब मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। तुम तो अपनी घर की हो चुकी थी। मैं कहीं नौकरी करने जाती थी तो लोग मुझे तरह तरह की नज़रों से देखा करते थे।
तुम्हें तो पता है मैंने अपनी जवानी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं जहाँ भी काम करने के लिए जाती थी वहाँ के मर्द मुझे दरिंदों की तरह घूरा करते थे, जिससे मुझे बहुत डर लगता था। कोई मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा अपना कोई वजूद नहीं था, मेरा अपना कोई सहारा भी नहीं था। भले ही मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने कभी अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। मैं चाहती थी कि मैं भी इज्जत से पैसे कमा सकूं, लेकिन मुझ में कोई हुनर नहीं था। इसी वजह से मुझे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, और ना ही मैं पढ़ी लिखी थी। मैं तो सिर्फ नौकरानी के ही काम के लायक थी। अब मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हो गई थी। लोगों की गंदी नज़रों से बच बच कर अब मैं थक चुकी थी। जब लोग मुझ पर और मेरी खूबसूरती पर गंदी नज़र डालना ही चाहते थे, तो मैंने भी फैसला कर लिया था, मैं भी अब अपनी खूबसूरती से ही अपना भविष्य बनाऊंगी। तुम्हें नहीं पता है रजनी, मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी कांटों से होकर गुजारी है। एक दिन मैं एक परिवार में काम करने के लिए चली गई, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये उन्हीं के पांचों बेटे थे। ये लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे। तरह तरह से मैंने इन पांचों भाइयों को फंसा लिया और इन पांचों को ही मोहब्बत के झूठे वादे किए। किसी ने मुझे खूबसूरती से अपनाया, तो किसी ने मुझे औलाद के लालच में अपनाया, तो किसी ने मेरे साथ टाइम पास करने के लिए मुझे अपनाया, लेकिन कोई भी मुझे दिल से नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इन लोगों को अपनी झूठी झूठी बातों में ले लिया और इनको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके साथ वो झूठी तस्वीर भी खिंचवा ली। इसके बाद मैंने उन लोगों को वो तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बल्कि मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें वो मुझे जाने मन जान और न जाने क्या क्या कह रहे थे, और मैंने इन लोगों से खूब सारे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। मैंने इन पांचों भाइयों से 1 करोड़ की डिमांड की थी, जबकि पांचों भाई अपनी पत्नियों से बहुत डरते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी सच्चाई उनकी पत्नियों के सामने लेकर आऊं, इसलिए डर की वजह से उन्होंने मेरी डिमांड को पूरा करना शुरू कर दिया, और अपनी चालाकी से मैंने अपने सुकून की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वो पांचों भाई मेरे आगे हाथ जोड़ते थे और कहते थे कि तुम हमसे कितनी भी कीमत ले लो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। मैं कौन सा उन लोगों के साथ ज़िंदगी में रहना चाहती थी। मैं भी तो अपना मतलब निकाल कर उन लोगों को छोड़ देना चाहती थी, और मैंने वैसे ही किया। मेरा मकसद अब पूरा हो गया है। मेरे पास इतना पैसा है कि अब मेरी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाएगी। अब मैं दूसरे मुल्क जा रही हूँ, और मैं कभी अब हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगी। इसलिए ये सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता था। तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, जिसको मैं अपना ये सब कुछ दे सकती थी। मैं चाहती तो ये सब कुछ बेचकर इसके बदले में पैसे लेकर भी यहाँ से जा सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास हुआ था। मैं नहीं चाहती थी जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ऐसे ही तुम भी अपनी ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारे पास तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं और तुम्हारा पति भी है, जो कि तुम्हारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती थी। अब ये सब कुछ तुम्हारा हो गया है। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर किसी शरीफ लड़के से शादी कर लूँगी और अपने आने वाली ज़िंदगी सुकून से काटूँगी। मुझे माफ़ कर देना रजनी, अब मैं तुम्हें और अपने बारे में नहीं बता सकती। मैं अपना गुजरा हुआ कल भूल जाना चाहती हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा है कि अच्छे रिश्ते खुद चलकर मेरे पास आएंगे, और शायद इसी पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वो सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चों का। मैं निधि की ये पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गई। मैंने उसकी अकल की दाद दी। वैसे तो जो भी उसने किया था वो गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए आपको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। जबकि निधि तो अकेली जवान लड़की थी, वो अपनी ज़िंदगी किसके सहारे गुजारती? अगर वो सब कुछ ना भी करती तो फिर क्या करती? या फिर वो कोई और गलत काम करती, या फिर वो अपने जिस्म को बेचती, और उस तरह से भी वो पैसे कमा सकती थी। लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, और जिन लोगों के साथ ये हुआ उनके साथ तो ये होना ही चाहिए था। वो भी तो उसकी खूबसूरती में पागल हो गए थे और अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे थे और अपनी पत्नियों की पीठ पीछे चक्कर चला रहे थे। मैं तो वैसे भी ऐसे मर्दों के खिलाफ हूँ जो अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी लड़कियों पर नज़र रखते हैं।
इसलिए निधि ने उनके साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया था और अपनी ज़िंदगी संवार ली थी। अब वो बहुत दूर चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। मुझे डर है कहीं किसी को निधि के बारे में पता चल गया तो वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी निधि से जान छुड़ाना चाहते थे। और वैसे भी वो लोग अगर निधि के बारे में बताएंगे तो उनकी ही बदनामी होगी, इसलिए वो लोग होशियारी से काम लेंगे। मैं हमेशा ही निधि की अच्छी ज़िंदगी के लिए विनती करती हूँ। आखिरकार वो बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई और उसने अपनी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। एक पल में ही मेरी ज़िंदगी पलट गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी पलटेगी। एक ऐसी इंसान मेरी मदद करेगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर वो भी किसी की मदद कर सकती है। मैंने उसके साथ बचपन में अच्छा नहीं किया था, ये सोचकर मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही होगी। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पास अपना घर है, घर का सामान है, मेरे पति की सैलरी से घर का खर्च अच्छे से चल जाता है और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।